हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू अवर चैनल कैटलिस्ट एनहांस योर रेट ऑफ लर्निंग। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं केमिकल बॉन्डिंग का पार्ट बी विच इज़ कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, अब इसका पहला टॉपिक तो वैसे वैलेंस बॉन्ड थ्योरी है, बट आई वांट टू मेक श्योर कि तुम्हें कोवेलेंट बॉन्ड पहले से आता हो। ठीक है, तो सबसे पहले कोवेलेंट बॉन्ड होता क्या है? द बॉन्ड फॉर्म्ड बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन टू स्पीसी इज कॉल्ड कोवेलेंट बॉन्ड। किसी भी दो स्पीसी या फिर दो एटम के बीच में जब इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग की वजह से जो बॉन्ड बनता है वो क्या कहलाता है? कोवेलेंट बॉन्ड कहलाता है। जैसे कि मैंने तुमको बताया था कि हर एक एटम क्या चाहता है कि इसके ऑटोनोमस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो, तो उसके लिए वो इलेक्ट्रॉन लेता है, देता है और शेयर भी कर सकता है। ठीक है, अब लेने और देने वाली बात, इलेक्ट्रॉन को लेने या देने वाली बात तो हम लोग आयनिक बॉन्ड या फिर इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड में डिस्कस कर ही चुके हैं। तो कोवेलेंट बॉन्ड जो है वो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनने वाले बॉन्ड के बारे में बात करेगा। ठीक है, अब शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन कब होगा? जब दो एटम के बीच में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम रहेंगे। ठीक है, तो उससे क्या होगा, वो लोग के पास और कोई चारा नहीं होगा एक्सेप्ट फॉर शेयरिंग। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल के लिए हाइड्रोजन H2, तो हाइड्रोजन के आउटरमोस्ट शेल में एक एक इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, दोनों हाइड्रोजन को 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, तो ये लोग एक दूसरे को इलेक्ट्रॉन दे या ले तो नहीं सकते, है ना? तो ये लोग क्या करेंगे, आपस में समझौता करके इलेक्ट्रॉन को शेयर कर लेंगे, जिसकी वजह से इसका भी काम हो जाएगा और इसका भी काम हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन के कारण देखो एक सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बन गया। ठीक है, सिमिलरली अगर मैं O2 के बारे में बात करूँ तो ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, ऑक्सीजन का 8 होता है, तो 2,6, तो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, दोनों ही ऑक्सीजन के एटम को 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए, मतलब 2-2 इलेक्ट्रॉन चाहिए अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। ठीक है, तो ये लोग क्या करेंगे, 2-2 इलेक्ट्रॉन्स की आपस में शेयरिंग कर लेंगे, जिसकी वजह से एक डबल कोवेलेंट बॉन्ड बन जाएगा। ठीक है, तो अब गिनो, दोनों के पास 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, देखो क्या हुआ, ऑक्टेट इन लोग का कंप्लीट हो गया, है ना? सेम गोज फॉर नाइट्रोजन एज वेल। नाइट्रोजन का कितना होता है? 7 2, 5, तो नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, दोनों ही एटम को 3-3 इलेक्ट्रॉन चाहिए अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, तो ये लोग क्या करेंगे, तीन इलेक्ट्रॉन्स की क्या कर लेंगे, शेयरिंग कर लेंगे, जिसके वजह से अब इनका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, तो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनने वाला जो बॉन्ड होता है वो क्या कहलाता है? कोवेलेंट बॉन्ड कहलाता है। ठीक है, नाउ ये वैलेंस बॉन्ड थ्योरी क्या है? वैलेंस बॉन्ड थ्योरी जो है वो हम लोग को बताएगा कि जो कोवेलेंट बॉन्ड, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनने वाले जो कोवेलेंट बॉन्ड हैं उनका स्ट्रक्चर क्या होगा। ठीक है, इसके अलावा वो लोग का, उन लोग का बॉन्ड स्ट्रेंथ कितना होगा, उनके बीच में जो बॉन्ड है वो कितना स्ट्रांग होगा, कितना वीक होगा, इसके अलावा बॉन्ड लेंथ क्या होगा इनका, है ना? ये सारी चीज़ें हम लोग को वैलेंस बॉन्ड थ्योरी जो है वो बताता है। ठीक है, और इसके अलावा ये भी बताएगा कि एटम्स के बीच में कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होता कैसे है, उसके पीछे का रीज़न क्या है। ठीक है, इन सब के बारे में भी हमको वैलेंस बॉन्ड थ्योरी बताएगा। अब इसे पढ़ने के लिए हम लोग को इसके पोस्टुलेट्स पढ़ने पड़ेंगे कि ये बोलता क्या क्या है। सबसे पहले, कोवेलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल विथ लोन पेयर इलेक्ट्रॉन ऑफ अपोजिट स्पिन। कोवेलेंट बॉन्ड जो होता है वो एटॉमिक ऑर्बिटल्स के ओवरलैपिंग के कारण होता है। ठीक है, ओवरलैपिंग का मतलब क्या होता है, जब दो एटम आपस में इलेक्ट्रॉन शेयर करने के लिए पास आते हैं तो उनके ऑर्बिटल्स एक दूसरे में घुस जाते हैं, एक दूसरे में ऑर्बिटल घुस जाते हैं, जिसके कारण जो उनका कॉमन पोर्शन होता है ना, वहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाता है और उसकी वजह से एक बॉन्ड फॉर्म होता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड बोलते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन के केस में देखो, हाइड्रोजन का 1s1 होता है, दूसरे हाइड्रोजन का भी 1s1 होगा, तो एक हाइड्रोजन का s ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन, दूसरे हाइड्रोजन में s ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन, ये लोग आपस में क्लोज आएंगे, ये लोग एक दूसरे में घुस जाएंगे, ओवरलैप कर रहे हैं एक दूसरे को। ओवरलैप करना मतलब एक दूसरे में घुस जाना, और जिस पॉइंट पे वो लोग ओवरलैप कर रहे हैं, जो उनका कॉमन पोर्शन होगा, वहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगा और जिसके वजह से इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो जाएगी और कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, तो पहला क्या बोल रहा है पोस्टुलेट, कि दो एटम के बीच में एटॉमिक ऑर्बिटल के ओवरलैपिंग के कारण क्या बनता है, तुम्हारा कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म होता है। ठीक है, सेकंड, ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑकर्स इन 2 वेज। अब ये ओवरलैपिंग जो होती है ना, वो 2 टाइप की होती है, एक होता है हेड टू हेड ओवरलैपिंग या फिर हेड ऑन ओवरलैपिंग, और दूसरा होता है साइड वाइज ओवरलैपिंग। अब ये हेड ऑन ओवरलैपिंग क्या होता है, जब किसी एक एटॉमिक ऑर्बिटल का हेड दूसरे एटॉमिक ऑर्बिटल के हेड से ही ओवरलैप कर जाए, मतलब दोनों ऑर्बिटल्स का ओरिएंटेशन, डायरेक्शन कुछ इस प्रकार से हो कि एक ऑर्बिटल का हेड दूसरे ऑर्बिटल के हेड से ओवरलैप करे, मतलब एक दूसरे में वो लोग ज़्यादा ही घुस जाते हैं, तो क्या बनाते हैं, एक सिग्मा बॉन्ड, एक स्ट्रॉन्ग सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं, उसको हेड ऑन ओवरलैपिंग बोलते हैं। ठीक है, हेड ऑन ओवरलैपिंग से जो बॉन्ड बनता है क्या कहलाता है, सिग्मा बॉन्ड कहलाता है, जो कि स्ट्रॉन्ग होता है। क्यों? क्योंकि ऑर्बिटल जो है वो एक दूसरे में पूरी तरीके से घुस जाते हैं। ठीक है,
और सेकेंड टाइप का होता है साइड वाइज ओवरलैपिंग। साइड वाइज ओवरलैपिंग का मतलब जब एक एटॉमिक ऑर्बिटल दूसरे एटॉमिक ऑर्बिटल के साइड वाइज ओवरलैप कर रहा है, साइड टू साइड होकर ओवरलैप कर रहा है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, साइड वाइज ओवरलैपिंग। और साइड वाइज ओवरलैपिंग को हम लोग क्या बोलते हैं, उससे जो बॉन्ड बनता है वो क्या कहलाता है, पाई बॉन्ड कहलाता है। ठीक है, तो याद रखना, हेड ऑन ओवरलैपिंग से बनने वाला बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड, और साइड वाइज ओवरलैपिंग से बनने वाला बॉन्ड क्या कहलाएगा, तुम्हारा पाई बॉन्ड कहलाएगा। ठीक है, अब सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड के बीच में डिफरेंस क्या है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो क्वेश्चंस जो है वो बहुत तरीके से पूछ सकता है। अगर पूछेगा कि पोस्टुलेट्स लिखो, वीबीटी क्या है समझाओ और उसके पोस्टुलेट्स लिखो, तो यू जस्ट नीड टू राइट द पोस्टुलेट्स ओनली। ठीक है, जैसे कि ये 1 2 और यहाँ पे हेड ऑन ओवरलैपिंग साइड वाइज ओवरलैपिंग को थोड़ा सा समझा देना। सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड का डिफरेंस पोस्टुलेट्स में लिखने की जरूरत तुमको नहीं है। अगर इंडिविजुअली पूछा है कि राइट द डिफरेंस बिटवीन सिग्मा एंड पाई बॉन्ड, तभी तुम सिग्मा और पाई बॉन्ड का डिफरेंस जो है वो लिखोगे। ठीक है, तो सिग्मा और पाई बॉन्ड के बीच का डिफरेंस क्या है, सबसे पहले सिग्मा बॉन्ड स्ट्रांग होते हैं, पाई बॉन्ड वीक होते हैं। सिग्मा बॉन्ड जो होते हैं वो प्राइमरी बॉन्ड्स होते हैं, मतलब दो एटम के बीच में बनने वाला सबसे पहला बॉन्ड क्या होगा, सिग्मा बॉन्ड होगा। ठीक है, जबकि पाई बॉन्ड हमेशा सिग्मा बॉन्ड के बाद ही बनते हैं। ठीक है, अब दे आर ओनली फॉर्म्स वंस बिटवीन टू एटम, दो एटम के बीच में सिग्मा बॉन्ड सिर्फ एक ही बार बन सकता है, पहली बार बनेगा और एक बार बनेगा। जबकि पाई बॉन्ड जो है वो दो बार भी बन सकता है। ठीक है, एक या दो बार बन सकता है, लेकिन याद रखना सिग्मा बॉन्ड के बाद ही बनेगा। ठीक है, सिग्मा बॉन्ड में एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग हाई होता है, मतलब सिग्मा बॉन्ड जब बनेगा तो उसमें ऑर्बिटल्स एक दूसरे के अंदर कुछ ज़्यादा ही घुस जाएंगे, मतलब एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग कुछ ज़्यादा ही होगा और इसी वजह से स्ट्रांग होता है। जबकि पाई बॉन्ड में ओवरलैपिंग जो है वो थोड़ा सा कम होता है एज कंपेयर टू सिग्मा बॉन्ड। ठीक है, सिग्मा बॉन्ड कौन कौन से ऑर्बिटल्स के बीच में बनता है, एस एस ऑर्बिटल के बीच में बनता है, एसपी ऑर्बिटल्स के बीच में बनता है और पीपी ऑर्बिटल्स के बीच में सिग्मा बॉन्ड फॉर्म होता है। अभी एग्जांपल देंगे जिससे और क्लियर हो जाएगा। ठीक है, जबकि पाई बॉन्ड जो है वो पीपी के बीच में भी बन सकता है और डीपी के बीच में बन सकता है। याद रखना एस ऑर्बिटल कभी भी पाई बॉन्ड नहीं बना सकता। ठीक है, तो बिफोर मूविंग ऑन टेक अ स्क्रीनशॉट। Third postulate है, as a result of overlapping, pairing of electron takes place and energy is released and system becomes more stable। मतलब जब भी दो एटम ऑर्बिटल के बीच में ओवरलैपिंग होती है तो फिर ओवरलैपिंग के पहले उनके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन थे, मतलब उनका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं था, वो लोग स्टेबल नहीं थे, एनर्जी ज़्यादा थी। लेकिन जैसे एटॉमिक ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग हुई, उनके बीच के इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे वो पेयर्ड हो गए और पेयर्ड होने के कारण उनके ऑक्टेट कंप्लीट, मतलब वो लोग स्टेबल हो गए और स्टेबल होने के कारण एनर्जी रिलीज की है। ठीक है, तो फिर इसको हम लोग टाइप्स ऑफ ओवरलैपिंग से समझ सकते हैं। टाइप्स ऑफ ओवरलैपिंग, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बेसिस पे भी इंडिविजुअल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। दो एटम दे देगा और दोनों एटम के बीच में कौन सा ओवरलैपिंग है बताओ दे। तो इसके लिए कैसे करेंगे, सबसे पहले तुम्हारा होता है एस एस ओवरलैपिंग। एस एस ओवरलैपिंग का मतलब क्या होता है, जब एक एटम का एस ऑर्बिटल दूसरे एटम के एस ऑर्बिटल से ओवरलैप करता है तो फिर उससे क्या बनता है, एस एस ओवरलैपिंग बनता है। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल H2 हाइड्रोजन का 1 होता है, 1s1, मतलब इसके एस ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन, फिर एक और H, यहाँ पे भी इसका मैं एंटी क्लॉकवाइज बना देता हूँ। तो यहाँ पे देखो एक हाइड्रोजन का एस ऑर्बिटल दूसरे हाइड्रोजन के एस ऑर्बिटल से ओवरलैप कर लिया, जिसकी वजह से उनके बीच में एस एस ओवरलैपिंग से एक सिग्मा बॉन्ड बन गया। ठीक है, पहला बॉन्ड हमेशा सिग्मा होता है, तो हाइड्रोजन के बीच में एक ही बॉन्ड बन रहा है तो वो बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड ही होगा। ठीक है, सेकंड है sp ओवरलैपिंग, जैसे कि फॉर एग्जांपल HCl, जब एक एटम का s ऑर्बिटल दूसरे एटम के p ऑर्बिटल से ओवरलैप करता है तो क्या कहलाता है, sp ओवरलैपिंग कहलाता है। हाइड्रोजन का 1 होता है, 1s1, क्लोरीन का 17 होता है, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5, 6 4 10 2 12 5 17, मतलब इसके p ऑर्बिटल में 1 2 3 4 5 इलेक्ट्रॉन है। इसको मैं अपोजिट स्पिन का बना देता हूँ। तो देखो हाइड्रोजन का s ऑर्बिटल क्लोरीन के p ऑर्बिटल से ओवरलैप कर गया, इसके वजह से sp ओवरलैपिंग हुआ और हाइड्रोजन का 1, क्लोरीन का 1 2 3 4 5 6 7 इलेक्ट्रॉन्स, याद है ना, क्लोरीन का 17 होता है तो 2 8 7, आउटर मोशन में 7 इलेक्ट्रॉन। तो इसको एक इलेक्ट्रॉन चाहिए और इसको एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, आपस में शेयरिंग हो गई, इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, इसका डुएट कंप्लीट हो गया। ठीक है, जिसकी वजह से एक सिंगल बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ, क्योंकि पहला बॉन्ड हमेशा सिग्मा बॉन्ड होता है, इसलिए इसमें भी क्या है, एक सिग्मा बॉन्ड प्रेजेंट हो। तीसरा है पीपी ओवरलैपिंग, जब एक एटम का p ऑर्बिटल दूसरे एटम के p ऑर्बिटल से ओवरलैप करता है तो फिर उसे हम क्या बोलते हैं, pp ओवरलैपिंग बोलते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल क्लोरीन Cl2,
क्लोरीन का 17 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5, एक और क्लोरीन है सेम अंटिल 3p5। ठीक है, मतलब इसके p ऑर्बिटल में 5 इलेक्ट्रॉन्स 1 2 3 4 5, अगेन 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हो p ऑर्बिटल से ओवरलैप कर गया। ठीक है, और क्या बन गया तुम्हारा, एक सिग्मा बॉन्ड बन गया। क्लोरीन के आउटर मोशन में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, इसके बीच में भी एक सिंगल बॉन्ड बनेगा, मतलब इसमें भी क्या है, एक सिग्मा बॉन्ड बन गया। अब पीपी ओवरलैपिंग से तो पाई बॉन्ड भी बनता है ना। तो फिर यहाँ पे क्योंकि सिर्फ एक सिंगल बॉन्ड का ही फॉर्मेशन हो रहा था, और क्योंकि पहला बॉन्ड जो हमेशा सिग्मा होता है, इसीलिए यहाँ पे सिर्फ एक सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ। इसी में अगर मैं ऑक्सीजन का एग्जाम्पल ले लूँ O2, तो ऑक्सीजन का कितना होता है 8 1s2 2s2 2p4। ठीक है, मतलब इसके p ऑर्बिटल में 4 इलेक्ट्रॉन्स 1 2 3 एंड 4। एक और ऑक्सीजन 1s2 2s2 2p4, मतलब इसके p वाले ऑर्बिटल में भी 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे ऑक्सीजन के 2 p ऑर्बिटल्स दूसरे ऑक्सीजन के 2 p ऑर्बिटल से ओवरलैप कर रहे हैं। ठीक है, मतलब इसमें 2 p ऑर्बिटल्स जो हैं वो आपस में ओवरलैपिंग किए हैं, और ऑक्सीजन के 1 2 3 4 5 6 आउटर मोशन में 6 इलेक्ट्रॉन, भैया 8 है तो फिर पहले में 2 6, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पे क्या बन गया, एक डबल कोवेलेंट बॉन्ड बना, जिसमें से पहला बॉन्ड तो सिग्मा होता है और दूसरा बॉन्ड जो है फाइनली क्या हो जाएगा, पाई बॉन्ड हो जाएगा। ठीक है, क्यों ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि देखो इसमें p के 2 ऑर्बिटल्स जो हैं वो ओवरलैप किए हैं। ठीक है, एक ही शेल के 2 p ऑर्बिटल्स जो हैं वो ओवरलैप किए हैं। ठीक है, तो मान लेते हैं एक p ऑर्बिटल जो है वो x एक्सिस में था। ठीक है, तो पहले वाला p ऑर्बिटल के x एक्सिस वाले p ऑर्बिटल्स जो है ना वो ओवरलैप किए, जिसमें एक p का हेड दूसरे p के हेड से ओवरलैप किया, जिसके वजह से यहाँ पे क्या बना, एक सिग्मा बॉन्ड बना। क्यों, क्योंकि यहाँ पे दोनों ही p ऑर्बिटल का हेड ऑन ओवरलैपिंग हो रहा है। ठीक है, अब दूसरे में क्या है, pz के ऑर्बिटल्स थे, मान लेता हूँ ये pz ऑर्बिटल है। अब सीधी सी बात है, px अगर ओवरलैप कर चुका है तो pz जो है वो हेड ऑन ओवरलैपिंग तो करेगा नहीं। ठीक है, तो इसका साइडवाइज ओवरलैपिंग कुछ इस प्रकार से रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, अगर मैं इसको इंडिविजुअली बनाऊं तो फिर ये कुछ ऐसा दिखाई देगा। ठीक है, तो फिर यहाँ पे देख सकते हो एक्स एक्सिस वाले p ऑर्बिटल px और px थे, उनका तो हेड ऑन ओवरलैपिंग हो गया, और हेड ऑन ओवरलैपिंग किसी भी 2 ऑर्बिटल में सिर्फ एक ही बार होगा। ठीक है, और उसके बाद बचे हुए ऑर्बिटल्स जो होंगे, चाहे वो y एक्सिस में हो चाहे वो z एक्सिस में हो, उन लोग का हेड ऑन ओवरलैपिंग हो ही नहीं सकता, उन लोग का साइड वाइज ओवरलैपिंग होगा, जिसके वजह से एक पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, इसी का एग्जाम्पल हम नाइट्रोजन में भी देख सकते हैं। नाइट्रोजन में हमने देखा था ना, ट्रिपल बॉन्ड था, नाइट्रोजन में ट्रिपल बॉन्ड था N2, एंड नाइट्रोजन का कितना होता है 7 1s2 2s2 2p3, अगेन 1s2 2s2 2p3। ठीक है, तो इसके p ऑर्बिटल में 3 इलेक्ट्रॉन्स 1 2 3, इसके p ऑर्बिटल में भी 3 इलेक्ट्रॉन्स 1 2 3। तो देख सकते हो px ओवरलैप किया, py ओवरलैप किया, pz ओवरलैप किया, मतलब यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड बनेगा नाइट्रोजन के आउटर मोशन में 2 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5, जिसके वजह से यहाँ पे पेयरिंग होगी और ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा। ठीक है, अब इस ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड में पहला वाला तो हमेशा सिग्मा होता है, और दूसरे बचे हुए 2 बॉन्ड जो हैं वो क्या कहलाएंगे, पाई बॉन्ड्स कहलाएंगे। मतलब नाइट्रोजन में 2 पाई बॉन्ड है और एक सिग्मा बॉन्ड होता है। ठीक है, अब इसका देखो स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, भैया पहले तो एक्स वाला एक्स के हेड से ओवरलैप कर लेगा, तो हेड ऑन ओवरलैपिंग से पहला क्या बन गया, सिग्मा बॉन्ड बन गया। ठीक है, वाई वाला एक्सिस, वाई एक्सिस में जो ऑर्बिटल्स है उन लोग का साइड वाइज ओवरलैपिंग हो जाएगा। ठीक है, और बचा क्या, जेड वाला, जेड एक्सिस में भी तो एक ऑर्बिटल है ना, तो जेड वाला एक्सिस में देखो एक सामने और एक पीछे ओवरलैपिंग हुई है। ठीक है, मतलब एक्स एक्सिस तो यहाँ से हो गई ओवरलैपिंग, हेड टू हेड ओवरलैपिंग। वाई एक्सिस में जो था वो साइड वाइज ओवरलैपिंग कुछ इस प्रकार से हुई है, इधर का ये इधर का ये, और जेड में एक ऑर्बिटल जो है वो अंदर की तरफ है और एक ऑर्बिटल जो है बाहर की तरफ है, तो एक ओवरलैपिंग साइड का बाहर से हो गया और एक साइड का ओवरलैपिंग अंदर से हो गया।
ठीक है। तो यहाँ पे इस प्रकार से ट्रिपल बॉन्ड बना जिसमें हेड ऑन ओवरलैपिंग सिर्फ एक ही था, इसलिए वजह से सिग्मा बॉन्ड सिर्फ एक ही बना, और साइड वाइज ओवरलैपिंग 2 था, जिसकी वजह से पाई बॉन्ड जो था वो 2 बन गया। ठीक है, बिफोर मूविंग ऑन टेक अ स्क्रीनशॉट। फोर्थ पोस्टुलेट है ऑर्बिटल कंटेनिंग पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कैन नॉट पार्टिसिपेट इन बॉन्ड फॉर्मेशन। मतलब वो ऑर्बिटल्स जिनके पास पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। आई मीन जो ऑर्बिटल के पास पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे वो ऑर्बिटल्स जो हैं वो बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल बोरॉन ट्राइफ्लोराइड BF3, बोरॉन का एटॉमिक नंबर 5 1s2 2s2 2p1, जबकि फ्लोरीन का होता है 9 1s2 2s2 2p5, यहाँ पे भी वही होगा 1s2 2s2 2p5 1s2 2s2 2p5। ठीक है, मतलब इसके s ऑर्बिटल में 2 पेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं और p ऑर्बिटल में सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है। ठीक है, जबकि फ्लोरीन की बात करें तो फिर इसके p ऑर्बिटल में 5 इलेक्ट्रॉन्स 1 2 3 4 एंड 5, अगेन 1 2 3 4 एंड 5 1 2 3 4 एंड 5, ऐसे सारे क्लॉकवाइज, इसको मैं एंटी क्लॉकवाइज कर देता हूँ। ठीक है, अब प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे तो सिर्फ एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है पेयर अप करने के लिए, लेकिन यहाँ पे देखो 3 इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत है ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। 3 फ्लोरीन को 3 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है। ठीक है, लेकिन बोरॉन के पास तो सिर्फ एक ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है और पेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो पार्टिसिपेट कर नहीं सकते। तो हम क्या करेंगे, इसे क्या करेंगे, एनर्जी प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, बोहर का पोस्टुलेट क्या बोलता था, नील बोहर का मॉडल, कि अगर तुम लोअर एनर्जी एटॉमिक ऑर्बिटल में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन को एनर्जी दोगे तो फिर वो इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड होकर अपने हायर एनर्जी ऑर्बिटल में ट्रांसफर हो सकता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, एनर्जी देंगे जिसकी वजह से यहाँ का एक इलेक्ट्रॉन उठकर यहाँ चला जाएगा। अब देखो ये 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ है, 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ है, तो देखो इसका S इसके P से ओवरलैप किया, इसका P इसके P से ओवरलैप किया, इसका P इसके P से ओवरलैप किया, जिसके वजह से यहाँ पे बोरॉन ट्राइफ्लोराइड के स्ट्रक्चर में तुम्हें 3 सिग्मा बॉन्ड्स मिलेंगे। ठीक है, क्योंकि एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई है, तो यहाँ पे क्या हुआ, 3 सिग्मा बॉन्ड फॉर्म हुआ, जिसमें से एक हुआ तुम्हारा SS ओवरलैपिंग से, दूसरा हुआ तुम्हारा SP ओवरलैपिंग से, तीसरा हुआ तुम्हारा SP ओवरलैपिंग से। मतलब एक SS और 2 SP ओवरलैपिंग इसमें प्रेजेंट है, 1 SS ओवरलैपिंग और 2 SP ओवरलैपिंग इसमें प्रेजेंट है। ठीक है, तो ये पोस्टुलेट यही बोलता है कि देखो जब ये ऑर्बिटल पेयर्ड था तब ये शेयर नहीं कर पाया था, लेकिन जैसे ही मैंने एनर्जी देके इसको अनपेयर्ड कर दिया उसके बाद ही ये बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट कर पाया। ठीक है, सेम गोज फॉर CH4 एज वेल। कार्बन का 6 होता है 1s2 2s2 2p2, मतलब इसके s ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है और p ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, अब हाइड्रोजन का तो होता है 1s1 1s1, एक यहाँ 1s1 यहाँ 1s1 यहाँ, 4 है तो 4 बनाएंगे। ठीक है, तो प्रॉब्लम यह है कि यहाँ पे 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, लेकिन यहाँ पे देखो सिर्फ 2 ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो फिर क्या करूँगा मैं, इनर ऑर्बिटल्स को एनर्जी दूंगा जिसकी वजह से यहाँ का इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जाके एक्साइटेड स्टेट में यहाँ चला जाएगा। अब देखो 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ पे अवेलेबल है। ठीक है, तो यहाँ पे एक SS और यहाँ पे 3 SP ओवरलैपिंग हो जाएगा। ठीक है, पहला वाला क्या था, SS ओवरलैपिंग, फिर SP, ये भी SP और ये भी SP, जिसकी वजह से जो CH4 बना उसमें चारों के चारों सिग्मा बॉन्ड्स होंगे। ठीक है, और इसके अलावा एक होगा तुम्हारा SS ओवरलैपिंग से और 3 होंगे तुम्हारे SP ओवरलैपिंग से। ठीक है, अब यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड ही क्यों बना, क्योंकि भैया हाइड्रोजन और कार्बन के बीच में हर एक हाइड्रोजन और कार्बन के बीच में सिर्फ एक ही बॉन्ड बन सकता है और पहला बॉन्ड हमेशा सिग्मा ही होता है, इसलिए वो सिग्मा बॉन्ड। अगर यहाँ पे डबल बॉन्ड होता तब उसको मैं पाई बॉन्ड बोल सकता था। ठीक है, बिफोर मूविंग ऑन टेक अ स्क्रीनशॉट।
नेक्स्ट पोस्टुलेट है स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड एंड बॉन्ड लेंथ डिपेंड्स ऑन एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग। मतलब दो एटम के बीच के एटॉमिक ऑर्बिटल्स का ओवरलैपिंग का एक्सटेंट कितना है, मतलब कितना ज़्यादा उनके एटॉमिक ऑर्बिटल्स एक दूसरे के अंदर घुस गए हैं, उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि उनका बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या होगा और बॉन्ड लेंथ क्या होगा। बॉन्ड स्ट्रेंथ का मतलब क्या होता है, दो एटम के बीच का जो बॉन्ड बना है उसको ब्रेक करने के लिए कितनी ज़्यादा एनर्जी मुझे लगानी पड़ेगी, वो क्या कहलाता है, उसका बॉन्ड स्ट्रेंथ कहलाएगा। जितना ज़्यादा उनके बीच का बॉन्ड स्ट्रांग होगा, हमें उतनी ज़्यादा एनर्जी लगानी पड़ेगी उसके बॉन्ड को तोड़ने के लिए, ठीक है, जो कि किस पे डिपेंड करता है, एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग पे डिपेंड करता है। जितना ज़्यादा एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग होगा, उनके बीच के न्यूक्लियस का डिस्टेंस जो है वो उतना कम होगा। इसका मतलब उनका बॉन्ड उतना स्ट्रांग होगा, ठीक है। जितना ज़्यादा स्ट्रांग बॉन्ड होगा उसको तोड़ने के लिए उतनी ज़्यादा एनर्जी लगेगी। मतलब जितना ज़्यादा ओवरलैपिंग होगा उतना ज़्यादा बॉन्ड स्ट्रेंथ होगा। अब बॉन्ड लेंथ के बारे में बात करें तो किसी भी एटम के न्यूक्लियस के बीच का एवरेज डिस्टेंस क्या कहलाता है, उसका बॉन्ड लेंथ कहलाता है। अब सीधी सी बात है, ओवरलैपिंग अगर बहुत ज़्यादा हुआ तो न्यूक्लियस के बीच का डिस्टेंस कम होगा, जिसकी वजह से बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। मतलब बॉन्ड स्ट्रेंथ एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और बॉन्ड लेंथ जो है वो एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। इसके बेसिस पे भी क्वेश्चन आ सकता है, दो मॉलिक्यूल दे देगा और दोनों मॉलिक्यूल के बीच के बॉन्ड स्ट्रेंथ को हम लोग को कंपेयर करने के लिए बोलेगा कि किसका बॉन्ड ज़्यादा स्ट्रांग है या फिर किस में बॉन्ड लेंथ ज़्यादा है, किस में बॉन्ड लेंथ कम है। जैसे कि फॉर एग्जांपल हमको बोला कंपेयर द बॉन्ड स्ट्रेंथ एंड बॉन्ड लेंथ ऑफ दिए गए मॉलिक्यूल का बॉन्ड स्ट्रेंथ और बॉन्ड लेंथ जो है वो कंपेयर करो। जैसे कि HF, HCl, HBr और HI, ठीक है। सबसे पहले HF के बारे में बात करते हैं। इसका 1s1 होगा हाइड्रोजन का, ठीक है। फ्लोरीन का 9 होता है, 1s2, 2s2, 2p5। मतलब इसमें जो ओवरलैपिंग होगी वो हाइड्रोजन का 1s और फ्लोरीन के 2p के बीच में होगी, ठीक है। HCl की बात करूँ तो क्लोरीन का होता है 17, इसका 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 6 4 10 2 12 12 और 5 7 3p5। मतलब हाइड्रोजन का 1s और क्लोरीन का 3p ऑर्बिटल ओवरलैप करेंगे। यहाँ पे HBr में हाइड्रोजन का 1s और ब्रोमीन का 4p ऑर्बिटल ओवरलैप करेगा, जबकि यहाँ पे 1s और यहाँ पे 5p आयोडीन का 5p ऑर्बिटल ओवरलैप करेगा। अब याद रखना, एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग जो होता है ना, एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग वो तुम्हारे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। याद रखना, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n, जितना ज़्यादा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होगा उतना ज़्यादा न्यूक्लियस से आउटर मोस्ट शेल का दूरी बढ़ेगा और ओवरलैपिंग जब होगा तो उनका बीच का ओवरलैपिंग उतना कम हो जाएगा, ठीक है। जितना बड़ा साइज होगा ओवरलैपिंग उतना कम होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे 1 और 2, मतलब यहाँ पे 2p ऑर्बिटल ओवरलैप की है, 1s तो सब में कॉमन है। अब 2p को कंपेयर कर लेंगे हम लोग, यहाँ पे 2p ऑर्बिटल ओवरलैप कर रहा है, मतलब यहाँ पे n की वैल्यू कम है, n की वैल्यू कम है मतलब HF में एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग उतना ज़्यादा होगा। एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग ज़्यादा मतलब बॉन्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा होगा। तो बॉन्ड स्ट्रेंथ के बारे में बात करूँ तो HF का बॉन्ड स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा होगा। फिर यहाँ पे देखो 3p ऑर्बिटल इन्वॉल्व हुआ है, ठीक है, जो कि न्यूक्लियस से थोड़ा दूर होगा, तो उसमें एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग थोड़ा सा कम हो जाएगा और फिर HCl आ जाएगा, फिर HBr और लास्ट में HI। जबकि बॉन्ड लेंथ के बारे में बात करूं तो बॉन्ड लेंथ इसका उल्टा हो जाएगा, क्योंकि जितना ज़्यादा एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग होगा बॉन्ड लेंथ मतलब न्यूक्लियस के बीच का एवरेज डिस्टेंस उतना कम होगा और बॉन्ड लेंथ उतना कम होगा। तो बॉन्ड लेंथ के बारे में बात करूं तो HI का बॉन्ड लेंथ सबसे ज़्यादा होगा, फिर HBr का बॉन्ड लेंथ सबसे ज़्यादा होगा, फिर HCl का बॉन्ड लेंथ और लास्ट में HF का बॉन्ड लेंथ सबसे कम होगा। ये किसका है, बॉन्ड स्ट्रेंथ का, ये किसका है, बॉन्ड लेंथ का। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिटरमाइन द नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड इन द गिवन मॉलिक्यूल। दिए गए मॉलिक्यूल में नंबर ऑफ सिग्मा और नंबर ऑफ पाई बॉन्ड हम लोग को पता करना है। तो इसके लिए हमको किस स्ट्रक्चर में जाना पड़ेगा, जैसे कि C2H2, तो 2 कार्बन है, ये सिंगल बॉन्ड तो होगा ही इनके बीच में, ठीक है। इसके अलावा 2 हाइड्रोजन्स हैं, है ना। अब एक कार्बन के पास कितने बॉन्ड्स हैं यहाँ पे, 1 2 बॉन्ड ये बना है, 1 2 बॉन्ड ये बना है, तो इसको 2 बॉन्ड और बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो इनके बीच में एक सिंगल बॉन्ड ये बन गया और एक सिंगल बॉन्ड ये बन गया, मतलब 3 बॉन्ड ये, 4 बॉन्ड, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 इसका, 1 2 3 4 5 6 7 8 इस कार्बन का कंप्लीट, और हाइड्रोजन का डुएट तो ऑलरेडी कंप्लीट है। तो देख सकते हो 2 एटम के बीच में सबसे पहला बॉन्ड बनता है वो सिग्मा बॉन्ड है, तो ये सिग्मा, यहाँ पे भी एक सिग्मा बॉन्ड बनेगा, और बचे हुए 2 बॉन्ड क्या कहलाएंगे, 2 पाई बॉन्ड्स कहलाएंगे। मतलब यहाँ पे 2 पाई बॉन्ड बना है और 3 सिग्मा बॉन्ड बने हैं, ठीक है। C2H4 की बात करूँ तो 2 कार्बन है, 4 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, तो 1 2 और ये 3 ये 4,
ठीक है। तो C2H4 कार्बन का देखो सारा बॉन्ड कंप्लीट है, 1 2 3 बॉन्ड बना है, तो फिर यहाँ पे डबल बॉन्ड होगा ऑफकोर्स, है ना। तो यहाँ पे कार्बन के चारों बॉन्ड्स बन गए और हाइड्रोजन को भी एक एक बॉन्ड मिल गया। तो एक सिग्मा 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 सिग्मा, एक सिग्मा और एक पाई, मतलब यहाँ पे 1 2 3 4 5 सिग्मा बॉन्ड्स हैं और एक पाई बॉन्ड है। ठीक है, आई होप तुम्हें स्ट्रक्चर ड्रॉ करना आता होगा। ठीक है, ये सब 11th की बातें हैं। C2H6 की बात करूँ तो 2 कार्बन, 1 2 3 हाइड्रोजन्स यहाँ, 1 2 3 हाइड्रोजन्स यहाँ। ठीक है, देखो कार्बन का चारों बॉन्ड 1 2 3 4 कंप्लीट है, 1 2 3 4 कंप्लीट है, मतलब यहाँ पे जितने भी बॉन्ड है सब सिग्मा बॉन्ड है, एक भी डबल बॉन्ड नहीं बना, एक भी डबल बॉन्ड नहीं बना, मतलब एक भी पाई बॉन्ड नहीं है। कितने सिग्मा बॉन्ड हुए? 1 2 3 4 5 6 7 सिग्मा बॉन्ड्स और एक भी पाई है, 0 पाई बॉन्ड्स। ठीक है, C2H5COOH की बात करूँ तो पहले 2 कार्बन जिससे 5 हाइड्रोजन जुड़े हैं, 1 2 3 4 5, फिर इससे एक और कार्बन जोड़ा है जिसमें डबल OH, तो डबल बॉन्ड OH, याद है ना एसिडिक एसिड ग्रुप का स्ट्रक्चर कैसा था, डबल OH। ठीक है, यहाँ पे सिग्मा 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 सिग्मा, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 सिग्मा बॉन्ड्स हैं और एक यहाँ पे एक पाई बॉन्ड है, एक पाई बॉन्ड है। ठीक है, तो इस प्रकार से क्वेश्चंस जो है वो पूछे जाएंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे हाइब्रिडाइजेशन की, और हाइब्रिडाइजेशन से पहले बीबीटी में ये ऐसी क्या कमी थी, क्या लिमिटेशंस थे जिसके कारण हाइब्रिडाइजेशन का जन्म हुआ, ये सब चीज़ें जो है हम लोग अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए दिस इज अनमोल सिंह ठाकुर साइनिंग ऑफ।